रूपाली का घिनौना रूप, कौन बना उसका शिकार। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। 13 जून 2017 को पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर की कोतवाली मड़ियाहू पुलिस को गांव सुभाषपुर में एक युवक की लाश पड़ी होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार सिंह पुलिस बल के साथ सुभाषपुर गांव स्थित उस जगह पहुंच गए जहां लाश पड़ी होने की सूचना मिली थी। घटनास्थल केडीएस स्कूल के पीछे था। अब तक वहां गांव वालों की काफी भीड़ जमा हो चुकी थी, लेकिन पुलिस को देखते ही लोग एक किनारे हो गए थे। नरेंद्र कुमार सिंह ने लाश का निरीक्षण शुरू किया। मृतक की हत्या किसी धारदार हथियार से बड़ी बेरहमी से की गई थी। उसकी उम्र यही कोई 27-28 साल थी। देखने से ही वह गांव का रहने वाला लग रहा था। पुलिस कंट्रोल रूम से इस घटना की सूचना पुलिस अधिकारियों को भी मिल गई थी। उसी सूचना के आधार पर एसपी भोलेंद्र कुमार पांडे भी घटनास्थल पर आ गए थे। उन्होंने भी घटनास्थल और लाश का निरीक्षण किया। काफी प्रयास के बाद भी लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। मृतक के कपड़ों की तलाशी में भी कोई ऐसी चीज नहीं मिली थी जिससे उसकी शिनाख्त हो सकती। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने की तैयारी कर रही थी, तभी कोतवाली प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह एक बार फिर घटनास्थल का निरीक्षण बारीकी से करने लगे। इसका नतीजा यह निकला कि लाश से कुछ दूरी पर उन्हें एक टूटा हुआ सिम मिला। इससे जांच में मदद मिल सकती थी, इसलिए उन्होंने उसे सुरक्षित रख लिया। एसपी भोलेंद्र कुमार पांड्या मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने का आदेश देकर चले गए थे। इसके बाद नरेंद्र कुमार सिंह भी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर थाने आ गए। थाने में उन्होंने अपराध संख्या 461/2017 पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने के लिए एसपी भोलेंद्र कुमार पांड्या ने थाना पुलिस की मदद के लिए क्राइम ब्रांच के अलावा सर्विलांस टीम को भी लगा दिया था। जांच को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र कुमार सिंह ने घटनास्थल से मिले सिम कार्ड पर लिखे नंबर के आधार पर संबंधित कंपनी से पता किया तो जानकारी मिली कि वह सिम महाराष्ट्र के जिला गढ़चिरौली के थाना देसाई के गांव तुलसी के रहने वाले पंकज का था। वह सिम महाराष्ट्र से खरीदा गया था। इसका मतलब ये हुआ कि मृतक का आसपास के रहने वाले किसी से कोई संबंध था या फिर वह यहाँ घूमने आया था। उसका किससे क्या संबंध था, ये पता करने के लिए पुलिस ने नंबर पता करके उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई तो उस नंबर से अंतिम नंबर पर जिससे बात हुई थी, उसका नाम सत्यम था। 13 जून को सत्यम की पंकज से कई बार बात हुई थी। यही नहीं, उसके नंबर की लोकेशन भी 13 जून को घटनास्थल की पाई गई थी। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। नरेंद्र कुमार सिंह ने सत्यम के नंबर को सर्विलांस पर लगवा कर उसकी लोकेशन पता कराई, क्योंकि फोन करने पर उसे शक हो जाता और फरार हो सकता था। सर्विलांस के आधार पर ही उन्होंने 24 जुलाई 2017 की सुबह इटाई बाजार के आगे नहर की पुलिया के पास से सत्यम और उसके साथ एक युवक तथा एक युवती को गिरफ्तार कर लिया। तीनों एक मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे। बाद में पूछताछ में पता चला कि तीनों कहीं दूर भाग जाना चाहते थे, जिससे पुलिस उन्हें पकड़ न सके। तीनों को थाने लाकर पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने नाम सत्यम उर्फ छोटू गौड़, सचिन गौड़ उर्फ चिंटू और रूपाली बताए। इनमें सत्यम और सचिन वाराणसी के थाना फूलपुर के गांव करियाव के रहने वाले थे। युवती का नाम रूपाली था। वह मृतक पंकज उर्फ प्रेम उर्फ बबलू की पत्नी थी। वह महाराष्ट्र के जिला गढ़चिरौली के थाना देसाई के गांव तुलसी की रहने वाली थी। पुलिस ने तीनों से पूछताछ शुरू की तो थोड़ी हिलाहवाली के बाद उन्होंने पंकज की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उनकी मोटरसाइकिल संख्या यूपी 65 BQ 7062 जब्त कर ली थी। इसके बाद इनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू, दस्ताने भी बरामद कर लिए गए थे। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में तीनों ने पंकज की हत्या की जो कहानी सुनाई, वह इस प्रकार थी। महाराष्ट्र के जिला गढ़चिरौली के थाना देसाई के गांव तुलसी का रहने वाला 28 साल का पंकज उर्फ प्रेम उर्फ बबलू उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी के थाना फूलपुर के गांव करियाव में आकर रह रहा था।
वह यहाँ शादी विवाहों या किसी अन्य कार्यक्रमों में डांस करता था। इसी से होने वाली आमदनी से उसका और उसके परिवार वालों का भरण पोषण हो रहा था। वह डांस करके इतना कमा लेता था कि उसका और उसके परिवार का गुजारा आराम से हो रहा था। करियाव में ही सत्यम उर्फ छोटू गौड़ भी रहता था। पंकज से उसकी दोस्ती हो गई तो वह उसके घर भी आने जाने लगा। घर आने जाने से उनकी दोस्ती तो गहरी हुई ही, पंकज की पत्नी रूपाली से भी उसकी अच्छी पड़ने लगी। वह उसे भाभी कहता था। चूंकि सत्यम की शादी नहीं हुई थी, इसलिए जल्दी ही रूपाली पर उसका दिल आ गया। इसके बाद वह पंकज की अनुपस्थिति में भी उसके घर जाने लगा, क्योंकि उसके सामने वह दिल की बात नहीं कह सकता था। गांव सुभाषपुर जाना था। वह अपनी पार्टी के साथ निकल भी गया। पंकज के घर से निकलते ही रूपाली ने सत्यम को बता दिया। चूंकि वाराणसी और जौनपुर की सीमा सटी हुई है और मडियाहू तथा फूलपुर के बीच की दूरी तकरीबन 40 किलोमीटर है, इसलिए सत्यम रूपाली के सूचना देते ही अपने साथी सचिन के साथ सुभाषपुर गांव के लिए निकल पड़ा। आधी रात के बाद लोगों की नजरें बचाकर सत्यम ने बहाने से पंकज को गांव के बाहर के डीएस स्कूल के पीछे बुलाया और सचिन की मदद से चाकू से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पंकज के मोबाइल से उसका सिम निकाल कर तोड़कर झाड़ियों में फेंक दिया और मोबाइल लेकर चला गया। पंकज के अचानक गायब होने से उसके साथियों ने सोचा, शायद किसी बात से नाराज होकर वह घर चला गया होगा और अपना मोबाइल भी बंद कर लिया होगा। पति के इस तरह गायब होने से रूपाली रोने धोने का नाटक करती रही। काफी दिन बीत जाने के बाद भी जब पुलिस हत्यारों तक नहीं पहुंची तो उचित मौका देखकर उसने सत्यम के साथ भाग जाने की योजना बना डाली। संयोग से पुलिस ने उन्हें उसी दिन पकड़ लिया, जिस दिन सत्यम और रूपाली भाग रहे थे। मामले का त्याग कर रूपाली और सत्यम को मिला क्या? पंकज तो जान से गया, लेकिन अब उन दोनों की जिंदगी भी अब खुलासा होने के बाद पुलिस ने अज्ञात की जगह सत्यम, सचिन और रूपाली को नामजद कर तीनों को अदालत में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। सोचने वाली बात तो यह है कि पंकज की यह जेल में ही कटेगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।